नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 16 लेकर आया हूं। स्पेशल प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए बेहद उपयोगी है और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि शिक्षक भर्तियों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से हल करने वाले हैं साथियों। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, सेक्स टेंट किस प्रकार की सामग्री है? दृश्य है, श्रव्य दृश्य सामग्री है और इनमें से सभी। तो यहाँ पर बात की जा रही है सेक्स टेंट सामग्री की। ये एक दृश्य सामग्री होती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। देखिए, गणित में इस सामग्री का प्रयोग किया जाता है कोणों का माप करने के लिए। कोणों का माप करने के लिए सेक्स टेंट सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। निम्न में से दृश्य सामग्री का उदाहरण है। मौखिक उदाहरण, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन और एपिडायोस्कोप। देखिए, यहाँ पर दृश्य सामग्री मतलब जिसमें सिर्फ दिखाई देता है। तो ग्रामोफोन और लिंगुआफोन दोनों ही यहाँ पर श्रव्य सामग्रियों के उदाहरण हैं। किसके? श्रव्य सामग्रियों के। मौखिक उदाहरण शिक्षक दे रहा है तो छात्र उसको सुनते हैं, सुन रहे हैं, मतलब वो भी श्रव्य सामग्री का ही उदाहरण है। अर्थात यहाँ पर जो आपके चौथा विकल्प है एपिडाइस्कोप, ये यहाँ पर दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से दृश्य सामग्री कौन सी है? प्रतिरूप, रेडियो, सिनेमा और टेप रिकॉर्डर। साथियों, यहाँ पर सिर्फ आपसे दृश्य सामग्री पूछी जा रही है। तो दृश्य सामग्री की बात करें तो जो रेडियो है ये आपके श्रव्य सामग्री में आ जाएगा। जो सिनेमा है ये आपके श्रव्य दृश्य में आ जाएगा। किसमें? श्रव्य दृश्य में, मतलब जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। टेप रिकॉर्डर आपके दृश्य में चला जाएगा। तो मतलब जो प्रतिरूप है, जो मॉडल होता है, प्रतिरूप होता है, ये यहाँ पर दृश्य सामग्री है। विकल्प 1 आपके सही है। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़ी वस्तु का छोटा नमूना। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब टाइप का जो होता है, ग्लोब होता है, तो उस प्रकार से। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 4, स्मृति में सर्वाधिक समय रहती है देखी हुई चीजें, सुनी हुई, देखी और सुनी हुई और पढ़ी हुई। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जितनी ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा सक्रिय रहेगी किसी भी चीज़ को सीखने में, उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ को हम अच्छी तरह से सीखेंगे और लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पर देखकर सुनकर भी याद रहता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को हम देख भी रहे हैं साथ साथ सुन भी रहे हैं तो वो सर्वाधिक हमारी स्मृति में रहती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 5वां प्रश्न ये देखिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? त्रिभुज के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, शंकु के द्वारा और वर्ग के द्वारा। तो यहाँ पर शिक्षण की जो सापेक्षिक प्रभावशीलता है इसको त्रिभुज, रेखा चित्र या वर्ग के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि शंकु के द्वारा स्पष्ट किया गया है। शंकु मतलब अनुभव शंकु की यहाँ पर बात की जा रही है। अनुभव शंकु जो कि कोण ऑफ एक्सपीरियंस भी जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि बालक देख करके कितना प्रतिशत सीखता है, सुन करके कितना प्रतिशत सीखता है, सुनकर और देख करके कितना सीखता है, और किसी चीज़ को करके प्रत्यक्ष अनुभव से कितना सीखता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 5 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो छठा प्रश्न हल करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर राजस्थान जीके की क्लासें मैंने चला रखी है साथियों। राजस्थान जीके की ये क्लासें आप कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों में से पढ़ रहे हो। तो 10 क्लासें लगभग हो चुकी है।
तो आपने अगर अभी तक भी इन क्लासों को ज्वाइन नहीं कर रखा है यूट्यूब चैनल पर ही, इसी यूट्यूब चैनल पर, तो निश्चित रूप से आप उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। साथ में उनकी निःशुल्क पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल, वो आपको वहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, OHP का पूरा नाम है ओवर हैंड प्रोजेक्टर, ओनली हर्ट प्रोजेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्टर और ओनली हैंड प्रोजेक्टर। तो देखो OHP एक दृश्य सामग्री है जिसको हम हिंदी में सिरो प्रक्षेपी यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरो प्रक्षेपी यंत्र जिसको कहा जाता है, और इसका पूरा नाम है इंग्लिश में ओवर हेड प्रोजेक्टर। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ साथियों प्रश्न नंबर 7 है, त्रुटियों का पता लगाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक और अवबोधात्मक। तो जहाँ पर त्रुटियों का पता लगाने की बात की जाती है उसको हम अवबोध कहते हैं। क्या कहते हैं? अवबोध कहते हैं। कौशलात्मक में चित्रों का निर्माण वगैरह किया जाता है। ज्ञानोपयोग में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है, और ज्ञानात्मक में चीज़ों को सीखा जाता है साथियों। ठीक है, तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। हैं अनुभव शंकु प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? एडगर डेल के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा, डेंट के द्वारा, और इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी हमने जिस कोण ऑफ एक्सपीरियंस की बात की थी या फिर जिस अनुभव शंकु की बात की थी ऊपर के प्रश्न में, वो अनुभव शंकु एडगर डेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, मतलब एडगर डेल ने ही अनुभव शंकु दिया है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 8 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न, शिक्षक का मित्र कहलाता है शामपट्ट, चौक, डस्टर और चार्ट। तो शिक्षक का मित्र किसको कहा जाता है? प्रश्न संख्या 9 में आपको सही उत्तर बताना है साथियों। 9वें प्रश्न का जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा शामपट्ट, या ब्लैक बोर्ड भी आप जिसको कह सकते हो। इसको ही शिक्षक का सच्चा मित्र या शिक्षक का साथी कहते हैं। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 10 है, शिक्षण को रोचक व सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चार्ट, पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर और श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य सामग्री में सिर्फ सुनाई देता है, पाठ्यपुस्तक में सिर्फ दिखाई देता है, चार्ट में भी सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन जो कंप्यूटर है इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। साथियों वर्तमान में कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है रोचक और सार्थक बनाने के लिए। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 10 में, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 11 है, मेले तमाशे किस शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? मुद्रित सामग्री के अंतर्गत, प्रिंटेड सामग्री के अंतर्गत, प्रोजेक्ट सामग्री के अंतर्गत और सामाजिक सामग्री के अंतर्गत। तो देखो मुद्रित सामग्री के अंतर्गत तो मेले तमाशे नहीं आएंगे, प्रिंटेड सामग्री के अंतर्गत भी मेले तमाशे नहीं आएंगे साथियों। तो प्रोजेक्ट सामग्री या सामाजिक सामग्री, तो ये सामाजिक सामग्री के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मेले तमाशे एक तरह से जो किए जाते हैं तो सामाजिक चीज़ों के अंतर्गत ही इनको सम्मिलित किया जाता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता है? ऐतिहासिक स्थापत्य कला का, ताजमहल का, देवी देवताओं का और वंशानुक्रम का। तो देखो ऐतिहासिक स्थापत्य कला जो होती है इसका भी आप प्रतिरूप बना सकते हो। प्रतिरूप मतलब उसका जो छोटा मॉडल है वो आप बना सकते हो साथियों। फिर ताजमहल है, ताजमहल के तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दुकानों पर भी मिल जाएंगे, इसका भी बनाया जा सकता है। देवी देवताओं का भी छोटा प्रतिरूप बना सकते हो आप, लेकिन वंशानुक्रम का प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता है। चित्र बना सकते हो, प्रतिरूप नहीं। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 12 में, यह आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम सहायक सामग्री है प्रधानाध्यापक द्वारा निर्मित सहायक सामग्री, शिक्षक द्वारा निर्मित सहायक सामग्री, छात्र द्वारा निर्मित सहायक सामग्री
और बाजार में उपलब्ध सहायक सामग्री। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। आपको इसके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 13वें प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो होगा शिक्षक के द्वारा निर्मित सहायक सामग्री सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि शिक्षक को ज्ञान होता है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, किस प्रकार से सामग्री होनी चाहिए, कौन सी विषय वस्तु हम पढ़ाएंगे, किस उद्देश्य की पूर्ति करना है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षक के नॉलेज में होती है। और अगर सहायक सामग्री वो खुद बना रहा है शिक्षक, तो फिर ज़्यादा अच्छी तरह से बेटर तरीके से वो बच्चों को समझा सकता है। इसलिए दूसरा ही विकल्प सही होगा। कई लोगों को प्रश्न संख्या 13 में तीसरा विकल्प भी सही लग रहा होगा कि छात्र द्वारा निर्मित, लेकिन इसका सटीक उत्तर दूसरा ही है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई त्रुटि नज़र आती है तो आपको इस प्रश्न पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 14, अध्यापक सहायक सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, मनोरंजक बनाता है, रोचक बनाता है और प्रासंगिक बनाता है। तो साथियों सरल भी बनाता है, मनोरंजक भी बनाता है, रोचक भी बनाता है, प्रासंगिक भी बनाता है। तो फिर कौन से विकल्प का चुनाव करेंगे? यहाँ पर सबसे जो बेस्ट विकल्प होगा उसका हम चुनाव करेंगे साथियों प्रश्न संख्या 14 में। तो इस प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, रोचक बनाता है। क्योंकि बालकों की रुचि अगर पढ़ने में रहेगी तो निश्चित रूप से वो अधिक उस चीज़ को सीख सकेंगे। इसलिए थर्ड विकल्प ही सबसे इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, 15वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 15, कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक में प्रारंभ के पृष्ठों पर केवल चित्र ही दिए जाते हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या है? रोचकता लाने के लिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए और उपयोगी शब्दों के बिंब ग्रहण करने के लिए। तो देखो, रोचकता लाने के लिए या जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में चित्र नहीं देते, बल्कि उपयोगी शब्दों का बिंब ग्रहण करने के लिए ये चित्र दिए जाते हैं साथियों, ताकि जो बालक है उनकी रुचि चित्रों में ज़्यादा रहेगी और उस चीज़ को, जैसे यहाँ पर अनार लिखा हुआ है, ठीक है, है ये, ठीक है। अब अनार वाला यहाँ पर चित्र भी बना रखा है, तो जो चित्र बना रखा है अनार का साथियों, इससे बालक कि भाई अनार इस प्रकार का होता है। फिर आम है तो आम का चित्र बना रखा है, तो कि भाई आम इस प्रकार का होता है। इसलिए यहाँ पर बिंब ग्रहण करने के लिए प्रारंभ में जो प्रश्न होते हैं कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक में, उसमें सिर्फ चित्र ही दिए जाते हैं। 15वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 16वां प्रश्न, जब शिक्षक के पास वास्तविक वस्तु या पदार्थ उपलब्ध न हो तो उसको प्रयोग करना चाहिए। किसका? रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए, बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए, प्रतिकृति का प्रयोग करना चाहिए और मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों वास्तविक वस्तु या पदार्थ उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या करेगा एक शिक्षक? तो भाई यहाँ पर किसी का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो जो सबसे बेस्ट आंसर है वो रहेगा आपके, उसको प्रतिकृति का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिकृति मतलब जो नमूना होता है, जो मॉडल होता है, उसको ही प्रतिकृति कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षण की दृष्टि से एक अच्छे अध्यापक का गुण है। कौन सा गुण है? वह विषय का ज्ञाता हो, उसे शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान हो, बालक की प्रकृति को समझने वाला हो और इनमें से सभी। तो सीधी सी बात है, शिक्षक है जिस विषय का, उसको विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, उसको शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चों को शिक्षण करवाना है, उसकी बालकों की जो प्रकृति है उसको भी समझने वाला होना चाहिए। अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 17 में, यही आपका सही और सटीक उत्तर होगा साथियों, सभी वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न, विज्ञान की नींव मुख्य रूप से आधारित है गणित पर, विज्ञान पर, मनोविज्ञान पर और इनमें सभी पर। तो आपको प्रश्न संख्या 18 में अच्छी तरह से सोच लीजिए और इसके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो देखो, विज्ञान की नींव मुख्य रूप से विज्ञान पर ही आधारित तो नहीं होगी, बल्कि विज्ञान की नींव मुख्य रूप से गणित पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है?
गणित पर आधारित होती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं। मनोविज्ञान पर तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, निम्न में से गणित शिक्षण के उद्देश्य है दक्षता, ज्ञान, समझ और इनमें से सभी। तो बच्चों को जो हम गणित पढ़ाते हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है? तो 19वें प्रश्न में देखो, दक्षता भी है कि भाई विषय में दक्ष हो बालक, ज्ञान प्राप्त हो बालक को, समझ भी विकसित हो, अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 19 में, यह आपका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20वां प्रश्न, किस विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, विश्लेषण विधि में और इनमें से सभी। तो देखो, आगमन विधि से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है ये माना जाता है कि वह ज्ञान स्थायी होता है। विश्लेषण विधि से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसमें भी ये माना जाता है कि इसमें भी ज्ञान स्थायी होता है। लेकिन निगमन विधि में जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है वो ये माना जाता है कि इसका ज्ञान कैसा होता है? अस्थायी होता है साथियों, मतलब स्थायी नहीं होता है। अर्थात दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है, क्योंकि निगमन विधि में पहले ही बच्चों को नियम रटवाए जाते हैं, नियमों का कंठस्थीकरण करवाया जाता है। तो उससे बालक कंठस्थीकरण करके सीख तो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उस कंठस्थीकरण को, उस रटे हुए ज्ञान को वो भूल जाते हैं। अतः निगमन विधि में ज्ञान स्थायी नहीं होता है। तो 20वें प्रश्न में फिर आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। देखो 21वां प्रश्न है, मूल्यांकन में सम्मिलित होने वाली परीक्षा है मौखिक, प्रायोगिक, लिखित और इनमें से सभी। तो 21वें प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए, विचार कर लीजिए और फिर इसके सही और सटीक उत्तर का चयन कीजिएगा। तो आपके 21वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा सभी। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन हम मौखिक रूप से भी करते हैं बालकों का, ठीक है, प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली भी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, लिखित रूप से भी मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है। अतः ओनली जो चौथा विकल्प है वो ही आपका सही और सटीक उत्तर होगा प्रश्न संख्या 21 में। चलिए अब हम 22वें प्रश्न को देखेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 22 साथियों, 22वां प्रश्न है, जब पद्य के खंडों को अलग अलग भागों में तोड़कर छात्र को पढ़ाया जाता है तो यह खंडान्वय प्रणाली है, दंडान्वय प्रणाली है, व्यास विधि है और भाष्य विधि है। तो 22वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, पद्य के जो खंड है इनको अलग अलग भागों में तोड़ा जा रहा है, मतलब छोटे छोटे भाग इसको कर रहे हैं। तो अलग अलग भाग तोड़ रहे हैं तो फिर हम इसको खंडान्वय प्रणाली कहेंगे। किस नाम से जाना जाएगा? इसको खंडान्वय प्रणाली के नाम से जाना जाएगा साथियों। विकल्प 1 आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 23वां प्रश्न, प्राचीन पाठ योजना के जनक किसको माना जाता है? B.S. ब्लूम को, हर्बर्ट को, किलपेट्रिक को और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रश्न का सही उत्तर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, प्राचीन पाठ योजना जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा दी गई थी। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जिसको हम J.F. हर्बर्ट के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने पाठ योजना के निर्माण के लिए 4 सिद्धांत दिए थे साथियों। और ये जो 4 सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे, इनके शिष्य थे जिलर, राइन और हर्बर्ट स्पेंसर। इन 3 शिष्यों ने इनके 4 सिद्धांतों को 5 भागों या 5 पदों में डिवाइड कर दिया था, जिनको हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर प्राचीन पाठ योजना के जनक कौन हुए? हर्बर्ट हुए। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 23 में बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। तो आपके 24वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है मौखिक विधि, अनुकरण विधि, रचनात्मक विधि और मोंटेसरी विधि। तो भाई ऐसा है, मोंटेसरी विधि तो मोंटेसरी के द्वारा ही दी गई है। मोंटेसरी विधि मोंटेसरी ने ही दी है साथियों। मौखिक और अनुकरण विधि इनकी लेखन शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि रचनात्मक विधि यहाँ पर
पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है। तो तीसरा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन अंतिम प्रश्न देखने से पहले अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करिएगा और अंतिम प्रश्न देखने के बाद में वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो देख लेते हैं अंतिम और 25वां प्रश्न। लेकिन अगर आपको वीडियो में कोई त्रुटि नजर आती है तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 25वां और अंतिम प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षार्थी के केवल शैक्षिक अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। केवल छात्र की शिक्षणेतर गतिविधियों में उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है और इनमें से सभी। तो देखो, सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो होता है, CCE की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। इसमें उसके सर्वतोमुखी विकास का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब चाहे शैक्षिक पक्ष हो चाहे सह शैक्षिक पक्ष हो, सभी पक्षों का मूल्यांकन CCE में करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 25 में। यह आज का टेस्ट पूरा हुआ। आपने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो को लाइक शेयर किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।